अच्छा देखिए अब आ गया। ओके, आई थिंक सबको विजिबल होऊंगा मैं। सबसे पहले तो नमस्ते सबको। आ, उम्मीद है आप में से सभी स्टूडेंट जो हैं, जो आए हैं, वो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते हैं। और हाँ, हाँ वो देख लिया मैंने। और नहीं आ गई, हाँ आ जाएगी, वॉल्यूम तो आ जाएगी, धीरे धीरे हमारे को समझ में आता है ना, हम एक एक करके टेक्निकली करेक्ट करते चलते हैं। इसके आगे पीपीटी वगैरह सब है ना, बराबर, ठीक है चलिए। तो देखिए साहब, ऐसा है कि उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ये बहुत गजब की चीज़ है, 11th क्लास। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। आ, प्रगिल बोल रहे हैं, प्रगति बोल रही है, हेलो सर। दिवी, दीप्ति और बहुत सारे स्टूडेंट्स, विरल, निहाल, कृष्णा, श्रुति, अन्नान, शुभम, हर्षद, हर्षित, क्यूबी, आ, अचिंत, अचिंत्य, अचिंत्य, वाह बड़ा सुंदर नाम है, अचिंत्य, आयुष, सुल्तान, कार्तिकेय, यू, अनुभव, अर्पित, आदित्य, प्रिंस, और भी बहुत सारे नाम है ना। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। दूसरा मैथ्स का लाइव। वीके सर की भी क्लास है। वीके सर कौन है मुझे नहीं पता। आ, रोनित, मानश्वी, सार्थक, प्रकाश, संचित, अंगद, कुंदन, संस्कार, कठोरिया, आशफ, अशद, वेरी गुड, प्रिया भी प्रिया, एंड मैनी मोर। ठीक है सबको पहले, सबसे पहले तो देखिए सब, ऐसा है कि ये 11th क्लास अपने आप में बहुत गजब की क्लास है। मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज़ों का आइडिया दे दूं कि हम लोग 11th क्लास की जब स्टार्टिंग करने वाले हैं ना, तो 11th क्लास अपने आप में मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, ये आपके क्या साल भर काम आ जाएगी। वैसे भी मैं ज़्यादा इस मैं एक्चुअली क्या है, ज़्यादा ज्ञान देता नहीं, तो मैं अपनी लेवल पे बहुत ही कम चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि परिस्थितियां हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं, तो वो डेफिनेटली वो अपने तरीके से मिला लेता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये कुछ एक बच्चे जो हैं वो मेरा दादा कहला है, अपने पास में शायद 12th के बच्चे भी आ गए। क्लास कौन सी अटेंड करनी है? ये 11th की क्लास है, बेसिकली 11th क्लास चल रही है ना। हाँ, तो इसलिए आप में से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है, हमने ओपन कर दिया है 11th की क्लास को भी ओपन कर दिया है आप सबके लिए, तो आप सभी देख पा रहे हैं ना। हाँ भाई, नंबर ऑफ कॉपीज, ये विजय सर भी क्लास ले रहे हैं, वो 12th की ले रहे हैं। ठीक है, मैं 11th के लिए बात चल रही है। देखिए सब, मैं आपको 11th के बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि 11th क्या चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है, आप ये कहोगे 10th के बाद अगली क्लास का नाम 11th होता है, नो डाउट। लेकिन 10th तक आपके पास में जो बुक्स होती है ना, वो बहुत सिंपल होती है कि एक फिजिक्स की बुक है ना, एक केमिस्ट्री की, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री नाम की तो बुक ही नहीं होती एक्चुअल में, वो भी बाद में बनाई गई है। ठीक है, आपके पास में सीधी सी बात है, एक एक साइंस की बुक होती है और एक मैथ्स की बुक होती है। ठीक है ना। अब साइंस की बुक के दो टुकड़े कर दिए गए, एक का नाम फिजिक्स रख दिया गया है, ठीक है, और एक का नाम केमिस्ट्री रख दिया गया है। अच्छा, केमिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री की बुक के भी दो तीन टुकड़े कर दिए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि फिजिक्स में जैसे आप ये सब देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, जब हम मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक गजब ही चीज चल गई है कि नॉर्मली एक 11th का जो स्टूडेंट होता है ना, उसका सीन बहुत डिफरेंट होता है। वो कौन सा सीन होता है? पहला समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, क्योंकि ये तो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। अब क्या होता है, जो आपकी एक बुक हुआ करती थी ना 10th में, इतनी मोटी, एक प्यारी सी आर डी शर्मा जैसी किताब होती थी। ठीक है, अब उसकी जगह पे मैथ्स में आपको पता चलेगा कि ऐसी तीन बुक्स आ जाएंगी, एक, फिर ऐसा मिला के दो, फिर ऐसा मिला के तीन, तो ऐसी तीन बुक्स होती हैं। तो जब आप आईटी जेई की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास में एक तो ये कि आप सडनली फील करते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत तेजी से अपग्रेड हुआ है। ये जो जर्क होता है ना, ये थोड़ा सा कई लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सडनली एक बुक का तीन बुक में बदल जाना, जैसे तीन यहां बदली तो तीन फिजिक्स की भी बदली, तीन केमिस्ट्री की भी यहां मुश्किल है। अब आप में से कई स्टूडेंट को यह समझना पड़ेगा कि जो बच्चा अभी तक की ऐसी तीन किताबें देख रहा था ना, कि ऐसी एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, एक साइंस और एक मैथ्स, वो सडनली इतना पाइल अप ऑफ बुक, इतनी सारी बुक्स में अचानक से खुद को डूबा पाता है। ठीक है ना।
अभी तक उसका नॉर्मली एक पढ़ने का एक नजरिया होता था कि सर ने कुछ करा दिया, मेरे को घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है और उसको उसी को मेरे को मिला के चलना है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा ना, आपका 11th वाले स्टूडेंट्स का नजरिया बहुत बुरी तरह से बदलता है। तो कई बार चीजें थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं, क्यों? क्योंकि अपन उस 10th की हल्की सी मेच्योरिटी से मेच्योर दुनिया में चल रहे होते हैं, तो कई बार ये फ्रैक्शन ऑफ डेज का डिफरेंस रह जाता है, फ्रैक्शन ऑफ डेज का डिफरेंस रह जाता है कि कई लोग अगस्त तक समझ पाते हैं कि होना क्या चालू हुआ, और तब तक बहुत लेट हो जाती है। तो आप में से कोई भी बच्चा जो भी कभी भी 11th में आता है ना, तो उसको सबसे पहली चीज जिस पे नजर रखनी है ना 11th में, जिस चीज पे आपको सबसे पहले नजर रखनी है, वो ये कि आपकी जो भी 11th है ना, वो स्ट्रांग हो जाए। और स्ट्रांग होने के लिए आपको हाथों हाथ रिएक्ट करना है, हाथों हाथ रिएक्ट करना है, याद रखना। हाथों हाथ रिएक्ट करना मतलब जो आपको करना है उसी दिन करना है, एक। दूसरा, ठीक है ना, अभी तक हमारी आदत ये होती है कि ये किताब, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई साइंस की बुक है, ठीक है ना, तो साइंस की बुक के हमारे को लगभग नहीं करते हुए भी कोई भी अच्छा एवरेज स्टूडेंट या बेटर देन एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसको 100% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 100% सारे क्वेश्चन लगा लेता है वो, ठीक है ना। तो मेरा दादा ख्याल है आप में से सभी स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता होगा कि उसे ऐसा लगता होगा कि यार अब तक मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते थे, लेकिन 11th क्लास में आने पर आपको पता चलता है कि आपके क्वेश्चंस के सॉल्व होने की संभावना 30% से लेकर के और 77% तक जाके रुक जाती है बस। और ये वो जगह आती है जहां स्टूडेंट को दूसरा जर्क लगता है कि यार ये अब क्या होने लग गया, यार ये कैसे होने लग गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर बाय द वे 11th क्लास की बात करता है ना, तो 11th क्लास में आने पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सॉल्व होने का स्टैंडर्ड जो है वो कंपैरेटिवली काफी ड्रास्टिकली गिरता है। जिस बच्चे के 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, वो सडनली ये रियलाइज करने लगते हैं यार मेरे तो 30% ही शीट बनी है। अच्छा, कभी कभार तो 30% शीट भी नहीं बनती, उससे भी बिलो चली जाती है, लेस देन 30% हो जाती है किसी किसी चैप्टर में। बस वो वहां पे उसका सरेंडर मारता है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि अगर आप 11th क्लास के प्यारे स्टूडेंट्स हैं तो आप इन सब चीजों को लेकर के बिल्कुल दिमाग खाली कर दो। आपको ऐसा कतई नहीं करना कि आप 30% और लेस देन 30% के खेल में शामिल हो। आप ये मान के चलिए कि अगर 11th क्लास के अंदर अगर मान लीजिए हमने 14 चैप्टर्स सोचे हैं कि 14 चैप्टर्स हम 11th क्लास में पढ़ाएंगे, तो उन 14 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स आपको याद अच्छे से होने चाहिए, माने ये आपके अच्छे से होने चाहिए। किन्हीं भी 4 चैप्टर्स को आप छोड़ने की हिम्मत रखना। मतलब 4 चैप्टर्स में अगर लेस देन 30% आ रहा है तो आप इसे जाने देना। 10%, 10 चैप्टर्स में मोर देन ग्रेटर देन 70% करके उसे बैलेंस करो। ये इकलौता इस पूरी कहानी का फार्मूला है। उम्मीद है आप में से कोई भी अगर ये बात समझेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये फार्मूला है मुश्किल नहीं, ये बड़ा सिंपल सा है जो आप आराम से कर सकते हैं। आई थिंक ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई हो आपको। पहली बात तो आपको ग्रेटर देन ये 10 चैप्टर जो है वो 70% से ज्यादा तक लेके चलना है। उम्मीद है ये बात पकड़ में आई। ठीक है, तो अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो कुछ एक चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उनमें से कुछ एक चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा संभावना वाले होंगे, ठीक है, और कुछ एक चैप्टर्स में थोड़ा मुश्किल आएगी, ठीक है ना भाई। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप उसको लेकर के थोड़ा सीरियसली ऐसे ही सोचना, सर ने पहले दिन ही बता दिया था कि 4 चैप्टर तक तो मैं मैनेज करूंगा, मतलब आप मैनेज करेंगे 4 चैप्टर तक तो चलने देना, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, किसी तरह की कोई इश्यू नहीं आएगा। आपके जेई के मार्क्स कहीं कम नहीं होने वाले, आप इस पे यकीन करना कि जेई के मार्क्स सर ने कह दिया कम नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। एक चीज, ठीक है ना। वो 4 चैप्टर कौन से हो सकते हैं? अब वो 4 चैप्टर कौन से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला चैप्टर जो होता है ना, वो हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं नॉर्मली। मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक मैथ्स हम लोगों के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक मैथ्स। क्योंकि आपको पहले हम क्या करते हैं, ये 11th और 10th और 11th के बीच एक ब्रिज है, ठीक है ना। सेकंड, इसी के अंदर हम लोग लॉग करके एक चैप्टर पढ़ाते हैं, वो भी आप ये समझो ब्रिज है। थर्ड चैप्टर नॉर्मली हम लोग जो लेते हैं ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे हम लोग ले लेते हैं ट्रिगो, ट्रिगो मतलब ट्रिगो का बेसिक, ठीक है ना। तो ट्रिगो बेसिक को हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, ट्रिगो 1, ठीक है ना। आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे हालांकि होता ट्रिगो 2 है, इसे लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बोलते हैं, मतलब हमने जो ट्रिगो में सीखा उसका एप्लीकेशन। अच्छा, 6ठे नंबर पे हम थोड़ा स्टैंडर्ड अप करते हैं, उसका नाम होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, है ना। ये ट्रिगो 1, ये ट्रिगो 2, ये ट्रिगो 3 है। कई बार बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि उनकी हैबिट ऐसी होती है, वो फर्स्ट दिन ये बात नहीं सुन पाते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो फर्स्ट डे ये बात नहीं सुन पाते कि आखिरकार सर ने कहा था कि सबका सब होना जरूरी नहीं है।
कई बार हमारे 30% क्वेश्चन भी हो रहे हैं, 40% क्वेश्चन भी हो रहे हैं, लेट इट बी। तो वो 3 चैप्टर्स किसी के ये भी हो सकते हैं 3। नॉर्मली ट्रिगो सबके लिए एक थोड़ा हेडेक रहती है, तो आप उसके 30 से 40% क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, सारे की कोशिश नहीं करें, ठीक है ना। अच्छा, 5वें नंबर पे हम लोग लेते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। 6ठे नंबर पे हमारा जो चैप्टर होता है नॉर्मली, ठीक है ना, कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन हो गया। अब इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम ले लो, ठीक है। 7वें नंबर पे हम लोग अलजेब्रा के पार्ट से थोड़ा बाहर आते हैं, फिर हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है ना। अच्छा, फिर 8th नंबर पे हमारे पास में चैप्टर होता है, उसका नाम होता है सर्कल, है ना। इसके बाद 9th नंबर पे हम लोग वापस जा सकते हैं स्ट्रेट लाइन के बाद में पीएनसी पर, है ना। ये बड़ा क्लासिक चैप्टर है। तो कई बार ये भी वो चैप्टर है जिसका 30% या लेस देन 30% ही लोगों को समझ में आता है, लेकिन वो किसका क्या समझ में आता है मुझे नहीं पता, ठीक है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि मैंने अगर भाई देवा आपको अगर पीएनसी पढ़ा है तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद होगा ही होगा, इस बात को समझना, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 10th पे चलते हैं। 10th में हमारे पास में एक कॉनिक सेक्शन करके चैप्टर आता है, और फिर 11th नंबर पे आता है हमारे पास में, इस कॉनिक सेक्शन में भी 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो 10 11 12 वहां से हो जाएगा। और लास्ट में अगर देखा जाए तो आखिरी चैप्टर्स होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुल मिलाकर के हम लोग ये चैप्टर्स हम लोग लेते हैं। अब इनका हिरार्की ऑर्डर डिपेंड करता है कि किस लेवल पे लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि एनसीईआरटी में कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम जो कोटा में पढ़ाते हैं ना, उस सीक्वेंस से लिटिल बिट डिफरेंट होता है। उसमें 1 या 2 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, 11th में, हम उसे 12th में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी भरपूर जगह वहाँ है, उसकी ज़रूरत वहाँ है, तो वो हम मैनेज कर लेंगे। और अगर बाय एनसीईआरटी लेवल की बात करी जाए तो एक आधी चैप्टर के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं होगा, एनसीईआरटी वहाँ से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक एक चैप्टर्स के नाम बता दिए कि हम नॉर्मली चैप्टर्स ये लेंगे, लेकिन इनका ऑर्डर हमारे पे डिपेंड करेगा हम कैसे चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ गए होंगे ना। अच्छा, इसमें याद रखना हमारे लिए जो भी ये सारी चीजें ना, जैसे कुछ एक चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे जो 11 12 दोनों में दिए हैं, जैसे फंक्शन एक चैप्टर है जो 11th में भी है और 12th में भी है एनसीईआरटी में, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि 12th में ज्यादा अच्छे से समझा दें। तो जब हम फंक्शन समझा रहे होते हैं तो सेट्स, अब देखिए आपका जो तरीका है वो एनसीईआरटी का तरीका है, हमारा तरीका जो होता है ना, मेजरली हम कोशिश करते हैं कि चीजों को हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ मिलाते हुए चलें। तो हम कोशिश करेंगे 11th में आपका सेट का कुछ पार्ट करा दें, कुछ पार्ट, ताकि आपके एनसीईआरटी का इशू न रहे, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कोर्स कब तक खत्म होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि 11th का जो भी बच्चा है वो 12th में टर्न अप हो, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम टाइमली आपका कोर्स खत्म कराएं। और नॉर्मली हम लोग सोचते हैं ना जो कि मतलब मिड ऑफ दिसंबर तक, ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से इसे खत्म कर देते हैं, नॉर्मली मिड दिसंबर तक खत्म कर देते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब हम अर्ली बर्ड हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये है। अब रही बात, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। हाँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो 11th है वो मेहनत का साल है, ठीक है। तो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि ये अपने आप में एक मेहनत का साल है सब। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको याद रहें, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएं और याद भी रहें। तो आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना कि पहली बात तो सारे क्वेश्चंस हो जाए और दूसरा याद रहे। आई थिंक यहाँ तक की बात तो आपको पकड़ में आ रही होगी कि कैसे कैसे करना है। ये तो हुआ हमारा कि हमको 11th में क्या समझ के चलना है। 11th में मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ये समझ लेना है कि 11th के सारे चैप्टर्स आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम 12th में दोबारा भी रिपीट करते हैं, नॉर्मली दोबारा रिपीट करते हैं। ये 2 चैप्टर्स जो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे भी रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, रही बात अब अपन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो ये कि हम कभी भी कहीं भी स्विच कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, कस्टमर ही भगवान होता है। आप क्लास में बैठते हैं ना तो बोलते नहीं है, क्लास में कोई भी बैठता तो बोलता कहाँ है, क्लास में तो चुपचाप बैठे रहते हैं, टीचर जो बोलता है सुन रहे होते हैं और वो लिख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग आपको बोलते हुए लिखते हुए देखते हैं, तो जो आपकी भावना है वो सामने आती है, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा आपके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है ना। दो, अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 क्लास लाइव हैं सर, क्यों? एक्चुअली में क्या है, ये फर्स्ट 3 क्लास होती है नॉर्मली हम लोग लाइव कर देते हैं, तो अगर ऐसा भी है तो लाइव दोनों साइड्स पे जाती है, क्योंकि 11th की बात चल रही है ना। अब रही बात स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल हमेशा आपके पास में 2 होगा। एक जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, जो नॉर्मली पॉपुलर बुक्स हैं, चाहे वो अरिहंत की हो, सिंगेज हो, ठीक है ना, किसी भी ऑथर की लिखी हुई किताबें हों। अच्छा, लेकिन हमारा देखिए एक और बात समझना, किसी भी एक ऑथर की किताब को करने से दूसरी किताब सॉल्व हो जाएगी ऐसा कहीं भी नहीं है।
किसी भी एक टीचर के पढ़ाने से आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, अब यहां पे डिपेंड क्या करता है, यहां पे डिपेंड ये करता है कि एक टीचर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर में 5 क्वेश्चन कराता है, भले वो स्टैंडर्ड के हों, बहुत ही स्टैंडर्ड के हों। और एक बंदा जो है वो आपको डेली के 21 क्वेश्चंस कराता है, या 21+ क्वेश्चन कराता है, जिसमें यूनिफॉर्म क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आसान क्वेश्चन भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अब आप अपना बेटरमेंट देख लीजिएगा कि आप अपने आप को किस जगह फिट करते हैं। क्या आप बहुत एडवांस लेवल के 5 क्वेश्चंस देखना पसंद करेंगे, या फिर 21 क्वेश्चंस देखना पसंद करेंगे जिसमें एडवांस मेंस प्लस बोर्ड तीनों हो। ठीक है ना, तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपके पास में शामिल आ जाए। राइट है, तो उम्मीद है आप में से सभी लोग अपनी तरफ से अपने अपने धीरे धीरे सेगमेंट्स पकड़ लेंगे कि भाई मेरे को ऐसे सोचना है, मेरे को ऐसे सोचना है। लेकिन अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स की सीट सॉल्व होनी चाहिए। मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा इंस्टीट्यूट्स की सीट सॉल्व होना मेरी पहली प्रायोरिटी होती है हमेशा। आप भले किसी भी इंस्टीट्यूट में चल रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे से ऑनलाइन में बैठे हैं तो आपके पास में सारे क्वेश्चंस आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है ना, हम पूरी कोशिश करते हैं छोटे छोटे ही सही, हम 1000 बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आराम से चलाते हैं। तो मैथ्स के 2 टीचर हैं, अब देखिए यही मैं आपको समझा रहा था, मैथ्स के 2 टीचर आपको इसलिए दिए गए कि आपको डिपेंड करता है बेटा कि आप अपनी चॉइस से किसी भी टीचर पे कभी भी स्विच हो सकते हैं। हमने एक स्टार और एक सफलता करके 2 बैच दिए हैं बेसिकली, लेकिन आपके लिए स्विचिंग मुश्किल नहीं, आप स्विच कर सकते हैं। राइट है, तो आपकी चॉइस है आप किस तरफ जाना पसंद करते हैं, क्या आपकी चॉइस है, किधर जा सकते हैं, जिधर आप जाना चाहें उधर आप चले जाएं, आपके लिए दोनों ओपन है। ओके, है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जैसे STL माने स्ट्रेट लाइन, PNC माने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, CS माने कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा मेरे को लगता है धीरे धीरे। अच्छा, अब राजस्थान में 11th का कोर्स चेंज होगा, इसकी क्या, और नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपका अल्टीमेट टारगेट सभी बच्चों का डेफिनेटली बोर्ड तो है ही, लेकिन साथ में एडवांस और मेंस भी है, जिसके लिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बाय द वे आप इससे चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब आते हैं कॉपीज के बारे में बात करने पे। अगर मैं कॉपीज की बात करूं ना, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप एक रजिस्टर एवरेज लेवल का ले लें। ठीक है, उसमें आप फ्रंट से तो नोट्स बनाएं, फ्रंट में तो नोट्स बनाएं, ठीक है ना, और उसके पीछे के पन्नों से जो बैक पेजेस हैं पीछे से खोले ना। जैसे मान लीजिए ये अगर आपका रजिस्टर है, ये अगर आपका रजिस्टर है, तो आप आगे से तो आगे तो अपने नोट्स बनाएंगे, और पीछे से अगर ओपन कर लेना तो पीछे की तरफ उनके जो भी शीट के सॉल्यूशंस वगैरह वो पीछे से लिखना चालू करें, है ना। तो ध्यान रखना, तो बैक में होंगे ना वो आपकी एक्सरसाइजेज या डीपीपी सॉल्व, डीपीपी प्लस एक्सरसाइज, डीपीपी प्लस एक्सरसाइज, ऐसे सोच के चलना तो आपके लिए आसान रहेगा। अच्छा, एक और बात, 2 टीचर्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो दोनों की विचारधाराओं में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। ठीक है ना, आपको ये नहीं जज करना कि कौन सा टीचर ज्यादा अच्छा है, आपको ये जज करना है कि आप किस सेट में ज्यादा बेटर बैठेंगे, आपको कौन ज्यादा समझ में आता है, समझ के चलना है ना, इस बात को समझना। आई थिंक मेरी बात ये, हाँ ये लाइव चल रहा है भी। ठीक है, तो आप में सभी लोगों को, हाँ हो सकता है, मतलब मेरे को पता नहीं, ये लाइव क्लास हो सकती है, सही है। अच्छा, 75% का क्राइटेरिया है ना, तो हमको मान के चलना है हमको 75%। लेकिन अभी 12th के अंदर, वो 12th में अपन 11th की बात चल रही, तो 11th में क्या ही दिमाग लगाए। तो आपको हमेशा नोट्स वगैरह ऐसे बनाने हैं, बुक एक हमेशा रखनी चाहिए, एक बुक हमेशा एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। और आपकी मेरी सलाह ये रहेगी, जो भी बुक खरीदो एक खरीदना। जैसे आजकल बुक्स जो है ना पूरी बुक नहीं आती है, आजकल उनके पार्ट्स आते हैं, कैलकुलस की अलग बुक है, अलजेब्रा की अलग बुक है, ऐसे। तो आप जो भी पार्ट खरीदते हैं एक खरीद के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं इसे सॉल्व कर पाया पूरा, मतलब मैंने कैसे पढ़ा भी, या कहीं ऐसी तो नहीं है कि पढ़ी रह गई। ठीक है ना, आपकी चॉइस है, कोई सी भी बुक खरीदें, आपकी चॉइस है पूरी तरह से। लेकिन वो बुक पूरी सॉल्व करना, मतलब उसके सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लेना। अगर आप उसके अंदर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल सारे पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आपने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो ज़्यादा कुछ सब्सक्रिप्शन इतना महंगा भी नहीं है, मेरा ज़्यादा ख्याल है शायद सारे मार्केट के अंदर हम सबसे हल्के में चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, इसके साथ में कुछ हेल्पिंग बुक्स भी होंगी। ठीक है ना, जैसे जो हेल्पिंग बुक्स हैं उनमें मैं बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है ना वो है प्रिलेप्को, है ना, प्रिलेप्को। ये कभी कभार आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो आप चाहो तो लेकर रख लो, और नहीं चाहो तो कोई तकलीफ नहीं, मैं अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से आपको सब कुछ देंगे।
नहीं, एनसीईआरटी नहीं चलेगी, एनसीईआरटी से बहुत अच्छा लेवल जाएगा बेटा। एनसीईआरटी तो मतलब यूं समझ लो एकदम बच्चों की किताब बन के रह जाएगी लास्ट में, ठीक है ना। हाँ, और रही बात नॉर्मल रेगुलर स्कूलिंग, स्कूलिंग पे मैं अपनी बात कर देता हूँ। देखो ऐसा है कि अगर बाय द वे आप 12th में हैं तब तो आप फिर भी थोड़ा बहुत हिल जाए, लेकिन 11th में मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप आपके मदर फादर से मिलाएं आप बात को। अगर उन्हें लगता है कि स्कूलिंग को छोड़ करके आप कोचिंग के एरिया में ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप उधर जाइए। वरना मैं हमेशा मतलब स्कूल एजुकेशन को पूरी तरह मिस करने के तो विरोध करता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। अच्छा, हॉल एंड नाइट एक एल्जेब्रा के लिए किताब आती है, ठीक है, वो किताब भी कई बार रिकमेंड करी जाती है, लेकिन मैं आपको कहूंगा वो एक्चुअली में पूरी किताब खरीदना सिर्फ 2 चैप्टर्स या 2 चैप्टर्स की 2 एक्सरसाइजेस के लिए थोड़ा गलत हो जाएगा। हाँ, एक और बुक आती है जिसका नाम है सलोनी, ठीक है, मैं उसे सोलोनी कहता हूँ लेकिन कुछ लोग उसे एस एल लोनी बोलते हैं, है नाम उसका एस एल लोनी ही, ठीक है। एक तो ट्रिगो के लिए आती है, वो काम की होगी बेटा, और एक ऐसी ही कोऑर्डिनेट के लिए आती है, वो भी काम की होगी, वो भी मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से रख लें। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन उसके सिवा हम उन्हीं की डीपीपी बना के देंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट, अगर जैसे गरीब स्टूडेंट है, उसको कहीं जाने की जरूरत है, कोई किताब नहीं खरीदे, हमसे पढ़ ले, काफी होगा, इनफ। बेटा आपकी अंदर की जो आग है वो डिसाइड करेगी कि आप कितना ऊपर जाएंगे, किताबें आपको डिसाइड नहीं करेंगे ना, इसको समझ के चलना। मेरी यहां तक के लिए यहां तक की बात समझ में आ गई। सर ओलंपियाड का प्रिपरेशन होगा, वो आप जैसे देखिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप मेरे साथ चैप्टर कीजिए, और चैप्टर करने के बाद आप इसे कंपेयर कीजिए। कंपेयर किससे कर रहे हैं, कभी टीचर से नहीं करना। कंपेयर कीजिए कि आपके अड़ोसी पड़ोसी को कितना आता है, उसकी उसकी कॉपी में क्या भरा हुआ है वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कंपैरिजन नहीं होता। उसको रियल टाइम कितना आता है, उसको छोटी छोटी बातें याद भी है कि नहीं याद है, या ऐसे भोकाल मचा रहा है। जिसको याद है, पहली बात। दूसरा, एवरेज स्टूडेंट्स में ही कंपेयर करना, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो अच्छे स्टूडेंट में कंपेयर करना, मेरी ये सलाह रहेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट से भिड़ गए और आपको लगा कि यार, वैसे आप उससे पिटेंगे पिटेंगे ऑब्वियस बात है, लेकिन अगर अपने में चलेंगे तो बहुत बढ़िया है। सिंगेज अच्छी किताब है, सारी किताबें मेरे लिए मैं बराबर मान के चलता हूँ, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में बुक्स बताएं, हिंदी मीडियम में यार अच्छी किताबों का अकाल है एक तरह से, यूं समझो, लेकिन फिर भी मेरा ज्यादा ख्याल है फिर भी अरियंत की किताबें हिंदी मीडियम में अच्छी है और बुराई नहीं है, ठीक है। आप सर सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे क्या, उम्मीद तो लग रही है कराऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन पढ़ाने पे, है ना, ज्यादा बातें नहीं हो पाएंगी यार, मेरा गला दुखने लगता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर भी एक का दुका अभी बीच में कोई भावना का उबाल आ गया तो मैं फिर आ जाऊंगा वापस से आप पे, ठीक है, आपको बताने के लिए कि करना क्या है। नहीं, मैं ए दासगुप्ता रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई रखता है तो वो बुरा नहीं है ना, मैं आपको फिर बता दूं कि वो फिर भी हमारे लिए तो सब सम्माननीय ऐसा। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक की बातें तो पकड़ में आ गई होंगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर्स की दुनिया में। मैं अगर आपको बोलूं कि आप लोगों को क्या क्या आता है, थोड़ा मेरे को आइडिया दे देंगे। 11th में आपने बेसिक मैथमेटिक्स में क्या आपने सभी ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत बेसिक आता है, जैसे इंडाइसेस वगैरह वगैरह, पावर 1/3 निकालना, वो सब आता है या तकलीफ रहेगी उसमें। आपके मैं जब आपके लिए चल वेट कर रहा हूँ ताकि आप मेरे को रिप्लाई करेंगे तो फिर मैं उसके हिसाब से सोचूंगा। हाँ भाई, नहीं आता है कुछ, अरे ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मेरे आई लव इट। आप मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है। आई नो नथिंग, ये अपना फेवरेट कोट है, मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है। अब बाद में अपन नथिंग हटा देंगे और फिर उसकी जगह पे लगा देंगे एवरीथिंग, मजा आ जाएगा। एक टीचर का यही तो काम होता है, और क्या काम होता है, आई नो एवरीथिंग, नथिंग से एवरीथिंग तक लाना, और क्या, यही तो अपना काम है। तो अब चलते हैं अपन धीरे 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 बड़े प्यार से चलते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले चलते हैं बेसिक मैथ्स पे, बेसिक मैथ्स, ठीक है।
बेसिक मैथ्स में जो हमारे लिए जो सबसे पहली चीज है ना वो क्या क्या है वो बता देता हूँ। अगला, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज जो हमारे को पता होनी चाहिए वो है नंबर सिस्टम। तो आप सबसे पहले लिख लो, टाइटल डाल लो नंबर सिस्टम। ठीक है, एक और चीज, नोट्स जरूर बनाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी दिन ऐसा भी हो जाए ना, हाँ मैंने वो लिख दिया था बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए ना आपसे कि आप किसी दिन क्लास मिस कर जाएं, 2-3 दिन तक लगातार मिस हो जाए, तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मिस भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करना कि अपन ज्यादा इधर उधर ना हो। एक, दूसरा ये कोशिश करना कि आप धीरे धीरे उसे वापस सेटल कर लो। अपने नोट्स बनाने लग जाओगे ना तब धीरे धीरे आपसे सेटल हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा। ठीक है ना। हाँ, नंबर सिस्टम मेरा धंधा क्या है, सबको आता है, तो पहले नंबर पे अपन लिख लेते हैं फटाफट से नोट्स के लिए, है ना। हाँ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, उम्मीद है सबको पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, और कैपिटल एन से जब ये रिप्रेजेंट होता है तो इसमें नेचुरल नंबर में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, एंड सो ऑन इनफिनिट तक के नंबर होते हैं। ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर वो ना जिसे अपन जो नेचुरली पता चले कि भाई मेरे पास 1 गाय है, तेरे पास 2 गाय है, तेरे पास 5 गाय है, नेचुरली जो हमने करा। ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के बाद में अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेचुरल नंबर के बाद में आए जब मेरे पास एक ही गाय थी वो भी चली गई, तो मेरे पास कितनी गाय होगी, 0। तो यहां आकर के इंसान ने इन्वेंट किया कि यार जब कुछ नहीं होता तो उसे 0 कहते हैं। ठीक है, तो फिर जब 0 आया तो नेचुरल नंबर की जगह पे, क्योंकि ये नेचुरल नहीं था, अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो इसलिए एक और चीज हम लोगों ने ऐड करी कि भाई अब नेचुरल नहीं है तो इसे इस 0 के आने के बाद मतलब चीजें पूरी हुई, पूर्ण हुई, इसलिए उसे नाम दिया गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर ये रिप्रेजेंट होता है डब्ल्यू से। ठीक है, और डब्ल्यू के नाम पे क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं था तो बस एक 0 और डाल दिया गया। ऐसे ये सब क्या है, होल नंबर, इन्हें डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करिए, आप सिर्फ लिखिए अभी, है ना। अब नेचुरल नंबर होल नंबर के बाद में तीसरा नंबर पे चलते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद क्या है। ठीक है, फिर आए, अब देखो जब ये सब आ गया तो फिर दुनिया में लगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरे पास एक गाय थी और कोई मेरी जो गाय है ना वो तो ले गया, है ना, और जाते जाते मेरे पे एक गाय का और बिल दे गया कि यार तेरे को ये जब भी आएगी तेरे पास ये भी मेरे को देके जाना। ठीक है, तो अब मेरे तरफ तो -1 हो गया एक तरह से। हाँ, यहां आकर के देखो लोगों ने पता करा कि यार कुछ नेगेटिव में भी चलती हैं चीजें, तो फिर पता चले हमें इंटीजर्स। और इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल आई से या फिर जेड से, ऐसे। ठीक है। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो हम लोगों ने इंटीजर किससे पुकारे, हमने कहा माइनस इन्फानेट, फिर डेडरेश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह, ये सब क्या इंटीजर्स ही तो हैं, ये सब इंटीजर्स गिने गए। अच्छा, और जब ये इंटीजर हुए तो फिर लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करा इसमें कि इसमें सर जो 0 के इस तरफ के जितने भी लोग हैं ना ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये क्या है, सबके सब पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के पीछे के जितने भी लोग हैं वो सब के सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अभी टर्म निकल गया पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। और जैसे ही ये टर्म निकल गया हम लोगों ने एक और सिस्टम पे बात करनी चालू करी कि भाई अब हमारे पास में एक नई चीज आई, एक आई नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स इनको हम लोगों ने आई माइनस से दिखाया। फिर हमारे पास में ये नेगेटिव इंटीजर्स कौन से थे, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स है। अच्छा, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स भी आए। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोगों ने आई प्लस से दिखाया, आई प्लस, आई प्लस। ठीक है ना। अब ये कौन से थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स थे। ठीक है। अच्छा, अब इसके सिवा अब 0 ने कहा मेरा क्या होगा, मैं तो इधर भी नहीं गया इधर भी नहीं गया, तो यहां से एक स्टार पॉइंट निकला, एक रिमार्क निकला। क्या निकला, रिमार्क। रिमार्क निकला 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट इंटीजर। ये अपने आप में दोनों में नहीं गया, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। यहां से देखो देखो जॉय के दिमाग में तुरंत आया व्हाट अबाउट 0 सर, आया दिमाग में, हाँ आया, बिल्कुल सही बात आई सभी के दिमाग में, सर 0 गया हुआ, 0 अपना अलग ही दुनिया बसा के चला, ना तो पॉजिटिव में गिना गया ना नेगेटिव में गिना गया। अच्छा, उल्टा इसके कारण से एक और दुनिया बसी, है ना, एक नई दुनिया आई, नई दुनिया।
अब ये नई दुनिया क्या थी? नई दुनिया थी पॉजिटिव और नेगेटिव के सिवा एक और दुनिया बसी। वो बसी कौन सी? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तब हो सकते हैं जब इंटीजर नेगेटिव ना हो, है ना। इंटीजर्स हु आर नॉट नेगेटिव, जो नेगेटिव हो ही नहीं। तो जैसे हमने बोला ना भाई, जो जो नेगेटिव नहीं आ जाओ चलो, तो सबसे पहले दौड़ के आया जीरो कि भाई मैं नेगेटिव इंटीजर नहीं हूं। फिर कौन आया? वन आया, फिर आया टू, फिर थ्री, फिर फोर एंड सो ऑन। और अगर आप ध्यान से देखो, नॉन नेगेटिव ये है। और कई बच्चों के दिमाग में था सर नॉन नेगेटिव माने तो पॉजिटिव होता है सर। मैंने कहा देख, पॉजिटिव इंटीजर्स को देख, पॉजिटिव इंटीजर्स ये था, ये लाइन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये नॉन नेगेटिव। क्या ये सेम है क्या? अरे नहीं सर, इसमें जीरो है। हाँ, बस जीरो का डिफरेंस ही मेन है। अच्छा, जीरो के आने से पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। एग्जैक्टली ठीक है। हाँ, अब अपने को बात समझ में आ गया भाई। एक्चुअली में क्या, हमने शुरू की सारी जो है, शुरू की 2-3 क्लास होती है हम ओपन कर देते हैं, ओपन फॉर ऑल। आप चेक कर लें, आपको जो जो समझ में आए वैसा वैसा चले, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट। अब आया नॉन नेगेटिव आया, तो फिर दुनिया में नॉन पॉजिटिव भी आना था कि भाई नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हुए। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हुए जो पॉजिटिव ना हो, तो इंटीजर्स हु आर नॉट पॉजिटिव। बस जैसे हमने आवाज लगाई कि भाई जो जो पॉजिटिव नहीं आ जाओ चलो, तो जीरो फिर आ गया दौड़ के, मैं पॉजिटिव भी नहीं हूं। फिर कौन दौड़ गया? -1 आया कि हम भी पॉजिटिव नहीं है। -2 आया, -3 आया, डैश डैश, ये माइनस इन्फिनिट तक के सारे लोग आ गए। अब आप में से कई लोगों को समझ में आया होगा, जीरो ने भाई दुनिया ही बदल दी। हाँ, जीरो नॉन पॉजिटिव में भी होगा और जीरो नॉन नेगेटिव में भी होगा। तन्ने ने एकदम सही बात बोली। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो देखो, हमारे पास में फर्स्ट पेज बन गया, है ना। पहला पेज हमारी जिंदगी का 11th क्लास का फर्स्ट पेज आ गया। आई थिंक मेरा सर वीजी सर से पढ़ना है या आपसे? दोनों से, आपकी चॉइसेस शुरू के 3 दिन तक। तो फिर आप चेक कर लेना जिसमें आपको लगे कि भाई अपना तो पसंद में ये बैठ जाएगा, अपने को ये समझ में आ जाएगा सर, उसकी तरफ बढ़ लेना। आपकी चॉइस है सारी की सारी। पूरे साल जब मर जाए जब उधर घूम जाओ, है ना। वैसे फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा, एक टीचर को ढंग से पकड़ना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और दुनिया आई। लोगों को अच्छा लग रहा था क्या ये नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स करके आया, राइट है भाई। अब आए अगले नंबर पे, नेक्स्ट टाइटल, है ना। अगला टाइटल में आया कौन? अगले आए इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, हाँ, ये इवन इंटीजर्स क्या है उस पर आ जाते हैं। अगर किसी ने कहा इवन इंटीजर्स क्या है, तो याद रखना इवन इंटीजर्स का मतलब है ना, इंटीजर्स, इंटीजर्स सबको पता है डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो। हाँ या ना, ऐसा ना, सबको पता है ना, सबको आइडिया है ना कि इंटीजर्स जो भी 2 से डिविजिबल हो वो सब क्या है? इवन इंटीजर्स। इसमें कौन आ सकता है? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर देखा जाए -4, -2, 0, 2, 4, है ना, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सब क्या इवन इंटीजर्स है? हाँ सर, ये तो आता है सर अपने को भी। अच्छा, तो चलो अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर पे आया ऑड इंटीजर्स। अब ये ऑड इंटीजर्स कब होते हैं? ऑड इंटीजर्स ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2। सही है भाई। और इसमें कौन कौन आ गया बताओ? जो जो भी 2 से डिविजिबल नहीं थे लेकिन इंटीजर में आए, वो कौन कौन से हैं बताइए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, याद है 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ठीक है। डैश, ये सब क्या है? ऑड इंटीजर्स। हाँ, देखो एक्चुअल में क्या है, जीरो एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल जगह है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम लोग इसकी कंट्रोवर्सी में ना पड़ के हम ये मान लेते हैं कि जीरो हमारे लिए तो इवन इंटीजर है, ठीक है। हाँ, वो इक्का दुक्का चीजें जो कंट्रोवर्सी की है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे आईटी जेई के काम की नहीं, तो हम उस पर दिमाग ही नहीं लगाते। काम की होगी तब दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। हे, आगे बढ़ते हैं। मेरा अंदाजा ख्याल है यहाँ तक की बात भी अपने को पकड़ में आ गई होगी। बहुत धैर्य के साथ चलना है बेटा, अपने को कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारी चीजें अपने को पता है। फिर इंटीजर्स में एक बड़ा गजब का धमाका हुआ। उस धमाके का नाम था प्राइम, प्राइम नंबर्स। भाई साहब, इन्होंने तो जमा ही दिया हमारा गेम। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स के लिए डेफिनेशन क्या है?
दोज नेचुरल नंबर्स, पहली बात ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। पहली चीज जो हमारे को पता होनी चाहिए वो क्या, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ये नेचुरल नंबर ही होते हैं, हाँ, नेचुरल नंबर्स, पहली चीज है ना। सेकंड, अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, दोज नेचुरल नंबर्स हु आर आइदर divisible by 1 और themselves, ठीक है भाई, जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो या, हाँ, या फिर किससे डिविजिबल हो। मेरा तो ख्याल है शायद आप में से, बिल्कुल 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 11th का ही स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, 11th में चल रहा हूँ बहुत प्यार से, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब भेजा है आशुतोष ने, बिल्कुल, डिवाइजिबल डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और फ्रॉम 1। मेरा ज्यादा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप में से कई लोगों को यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी कि वो सभी नंबर्स जो कि डिविजिबल हो या तो 1 से या फिर खुद से। अच्छा, अब आगे की बात, ठीक है। इसी चीज को कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स। मैंने क्या बोला, इसी चीज को, जो थर्ड है ना, थर्ड, हाँ बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात बोली उस बच्चे ने, ठीक है। मिशेल बोल रहा है कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, तनिष्क ने भी ये बोला है, मेरा ध्यान ख्याल है आप में से सभी। हाँ, अब प्राइम नंबर हमने जानबूझ करके प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स में से निकाले थे। नेचुरल नंबर में एक क्वालिटी थी, ठीक है, क्योंकि इंटीजर क्या थे, इंटीजर सिर्फ जो भी उसकी ओरिजिन के लेफ्ट में पाए जाने वाले इंटीजर, एक्चुअल में उनमें कुछ खास थोड़ी ना था, वो इधर की तरफ नेगेटिव नंबर में पाए जाते थे, तो वो हमने उसके लिए नेगेटिव इंटीजर करके जानबूझ के क्लासिफिकेशन किया, जरूरत थोड़ी ना थी हमें, ठीक है। ये हमारे सिर्फ जोड़ बाकी में काम आने वाली चीजें थी, बाकी कोई भी नहीं, है ना। होल नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर, हाँ अब देखिए, अगर किसी ने पूछा होल नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, रोहित ने पूछा, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने जो बोला वो ये कि हमने नेगेटिव इंटीजर्स का, एक्चुअल में नेगेटिव इंटीजर्स गॉड गिवन नहीं थे, ये तो भगवान ने थोड़ी दिए थे, तो हमने बनाए हैं, तो मैन मेड है, तो मैन मेड के अंदर हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ी प्राइम नंबर्स की। अगर बाय द वे प्राइम नंबर नेगेटिव में लेने होते हैं तो मैंने नेगेटिव प्राइम नंबर बोल देते हैं, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वैसे नेगेटिव प्राइम नंबर भी बोले जाते हैं। तो फिलहाल हमारे पास में 3 मोटी बातें जो हमारे को समझ में आती है वो ये। अच्छा, चौथी बात है ना, जैसे हमको कुछ एक चीजों का पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स, मान लो किसी ने पूछा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में जो सबसे प्यारी चीज है वो सुनने लायक है। हमें पता है प्राइम नंबर में एक आता है प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर अगले नंबर पे आएगा 11, फिर आएगा कितना 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23 और फिर आएगा 29 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, प्राइम नंबर, मेरा समझ के लिए शायद। अच्छा, अब किसी ने पूछा सर -2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम कहेंगे वो एक नेगेटिव प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो 2 है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट, -2 एक प्राइम नंबर नहीं है, नेगेटिव प्राइम नंबर के नाम पे आप उसे घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर सबको समझ में आ गया, लेकिन इसने, इस क्वेश्चन ने गजब की चिंगारी फूंक दी, वो ये कि ये 2 इस पूरी कहानी में ऑड वन आउट है, ठीक है। तो यहां एक रिमार्क जन्मा, और रिमार्क क्या था, ठीक है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओ, इकलौता प्राइम नंबर 2 है, पहली चीज। अच्छा देखो, 0 ना तो इवन में आता है ना ऑड में आता है, ऐसा बाहरी दुनिया के लिए, आईआईटी जेईई में मौसम में 0 हम इवन में गिनते हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली थी वैभव, दोबारा बोल देता हूं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई, ओके। एक बच्चा है हृदन, सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, सही है। मेरा तो निकाला है, सबको पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बच्चे बच्चे को आइडिया, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। अगला पॉइंट, ये तो सबको पता ही था प्राइम नंबर के बाद में। अब प्राइम नंबर के बाद में आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने से पूछा कि सर कोई भी नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं है, कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो मेरा तो निकाला, शायद आप में से किसी को पता होगा कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 673 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है, प्राइम नंबर और नॉट।
मान लो किसी ने पूछा 673 अपने में प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो मैं आपको इसका रास्ता बताता हूँ। आप जब इसका अंडरूट 673 निकालोगे तो 673 का अंडरूट निकाल लो। अगर आप 673 का अंडरूट निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो 673 का अंडरूट है ना, ये निकलेगा नहीं, ये ऑलमोस्ट 26 के आसपास जाके गिरेगा, क्योंकि 625 होता तो 25 होता, ये 26 के आसपास जाके गिरेगा। ठीक है ना, तो आपने लिखा ये लगभग 26 के आसपास है, लगभग, है ना, ऑलमोस्ट। अब 26 से पहले के सारे प्राइम नंबर लिख लो। आपने प्राइम नंबर लिखे, देखिए प्राइम नंबर बिफोर 26 है ना, अपन लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स बिफोर 26, वो लिख लेते हैं। अब 26 से पहले के सारे प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? एक तो 2 आया, एक 3 आया, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, एक 11 आ जाएगा, एक 13, एक 17, एक 19, एक 23 और एक 29, ये आएगा भाई, है ना भाई। लेकिन हमको 26 से पहले के लेने हैं, इसलिए 29 को हटा लेते हैं, 23 तक आ गए। अब आप इनमें से ये जितने भी प्राइम नंबर हैं इनका 673 में डिवाइड मारो। राइट है भाई, क्या बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला? इन सबका डिवाइड मारो। ठीक है, तो मैं इस बात को अगले पेज पे लिख रहा हूं। नाउ यू डिवाइड, नाउ ट्राई टू डिवाइड 673 बाय 2 3 5 7 डैश 23। अगर आपको पता चला कि अगर आप ट्राई करोगे ना, इससे पहले कि क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना, कि जैसे आप इसको डिवाइड मारोगे तो आपको डिवाइड देते टाइम पे आपको क्लिक करेगा कि 673 इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, एनी ऑफ देम। जैसे आपको समझ में आया 673 इनमें से किसी से डिविजिबल ही नहीं है। अगर 673 इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि नाउ अगर बाय द वे इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 673 इज अ प्राइम नंबर। मेरा जहां तक ख्याल है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर किसी भी बड़े नंबर को कोई सडनली दे देता है और पूछा जाता है कि क्या जो हमने नंबर दिया वो एक प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, तो उसका रास्ता मैंने आपको बताया। ठीक है, हालांकि वो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक कई क्वेश्चन में पड़ा रहता है कि हाँ साहब ऐसा है। राइट है। अच्छा, मेरा नाम ख्याल है आप में से सभी लोगों को ये स्टोरी पकड़ में आ गई होगी कि बेसिकली कराने का पर्पज जो था ना, वो आपको हैरान करना नहीं था, बस आपको सिर्फ एक आइडिया देना था कि क्वेश्चन कैसे सोचना है अपने को, है ना। ओके, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ना। अब क्योंकि प्राइम नंबर दुनिया में आ गया है, ठीक है, प्राइम नंबर अगर दुनिया में आ गया तो एक और नंबर अगर दुनिया में ना आए तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंपोजिट नंबर। उम्मीद है आप में से कई लोगों को यह भी आइडिया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या चीज है। ठीक है, कंपोजिट नंबर फटाफट से अगर कोई मेरे को बताएंगे तो मैं वापस से बता देता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन में क्या सिखाया? पिछले वाले में मैंने आपको सिखाया कि 673 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, 673 का अंडरूट निकाला, तो 673 का अंडरूट 26 आ गया। अब मैंने 26 से पहले के जितने भी प्राइम नंबर थे उनकी लिस्ट लिखी, उन सभी की लिस्ट में जो जो भी नंबर आए उन सबको मैंने डिवाइड मारा। अगर मैं 673 में 2 का, 3 का, 5 का, 7 का या 23 तक किसी भी प्राइम नंबर का डिवाइड मारूंगा तो मुझे पता चलेगा डिविजिबल ही नहीं हुआ। और जैसे ये डिविजिबल नहीं हुआ तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे ये तो प्राइम नंबर है सर मस्त मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मोर देन। हाँ, अब कई बच्चों के इसके लिए भी जवाब आ गया कि कंपोजिट नंबर क्या चीज है। कंपोजिट नंबर के लिए एकदम बराबर है जवाब, नंबर्स हैविंग, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिनके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कैसे, मतलब मैं समझा नहीं सर। देखो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए 4, पहले मैं आपको रिमार्क में बताता हूं कि रिमार्क ये है कि 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसको भी लिख लेना आप, छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है ना। हम आईआईटी में ये मान के चलते हैं कि बच्चों को ये सब तो यूं चुटकियों में पता था भाई, ये सब पता था। हाँ बिल्कुल सही मिशेल, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, ओके, लॉजिक फॉर द प्राइम नंबर डिटर्मिनेशन। एक्चुअल में राहुल आपको बाद में समझ में आएगा
ये एक थोड़ा आप फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में तमाम नंबर, नेगेटिव तो सबको पता है, वो तो साइन मार के ही होता है, दुनिया के तमाम नंबर वन को छोड़ करके, जीरो और वन को छोड़ करके, दुनिया में तमाम नंबर जीरो और वन को छोड़ करके या तो प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर से बने, ठीक है। अब इस पे इससे गहराई में नहीं जाएंगे। अब चार सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, उम्मीद है अगर आपने लिख लिया तो मैं आता हूँ, ठीक है। वन अपने आप में प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। चार अपने आप में कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि चार के फैक्टर क्या क्या है, चार में किस किस का भाग लग सकता है सर? वन का लग सकता है, चार में दो का भाग लग सकता है, और चार में चार का भाग लग सकता है। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स हो गए? तीन फैक्टर्स, और दो से ज्यादा फैक्टर होती है कंपोजिट में, आ गया। अब जैसे किसी ने पूछा छह के क्या क्या फैक्टर होंगे, तो छह के फैक्टर, छह में एक का भाग लग सकता है, दो का लग सकता है, तीन का लग सकता है, और छह का लग सकता है खुद, तो इसका मतलब इसके फोर फैक्टर्स हो गए। अब किसी ने पूछा आठ में किस किस का भाग लग सकता है, आठ में एक का डिवाइड लग सकता है, दो का डिवाइड लग सकता है, चार का डिवाइड लग सकता है, आठ का डिवाइड लग सकता है, इसका मतलब इसके भी फोर फैक्टर्स हो गए। तो ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। मेरा तो ख्याल है यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आपको। छोटी छोटी चीजें हैं, आप में से कई लोगों को समझ में आ गई। वेरी गुड धनो, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना है आप आराम से लीजिए, ठीक है। मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं पिछले वाले को भी पीछे कर देता हूँ, ताकि आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले पाए, ठीक है। और आगे वाले को भी वापस रोक दूंगा। वेरी गुड, मिनिमम टू फैक्टर्स हैविंग इन इट, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अपन लोग आगे, ठीक है। अब अपन अगले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं ये बात भी लिख देता हूं तब तक रिमार्क में। रिमार्क, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना, कंपोजिट हो चाहे प्राइम नंबर हो, दोनों का नेचुरल नंबर होना मस्ट है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है? नहीं नहीं, अपन तो अगर बाय द लाइव हो रहा है तो ठीक है, और कोई बात नहीं, आप तो लिख लीजिए आप आराम से, क्या चिंता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, ठीक है। वाई स्क्रीन शॉट इज नॉट अलाउड, आई डोंट नो यार, ये सब में अपना टेक्निकल पार्ट इज नॉट माई एस्पेक्ट, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक मिनट, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। नंबर सिस्टम में हमारी दो बातें हुई, ठीक है। ये तीन यहाँ तक हो गई थी, ठीक है। चौथा इवन, पांचवा ऑड, छठा प्राइम, ठीक है। एंड सेवंथ नंबर पे आया था कंपोजिट, ठीक है। अब अपन चलते हैं आठ पे, आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है। इसे कुछ लोग रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है, इसे कुछ लोग रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। अच्छा, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं सर? मैं आपको बताता हूं इस, हाँ बहुत ध्यान से सुनना। हाँ बहुत आप लास्ट तक, मैं आपको कह रहा हूं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब समझ में आएगा। जिस जगह नहीं आएगा मैं आपको कहूंगा एडवांस लेवल का, इसको एक बार और रिपीट कर लेना, ऐसा मैं आपको जानबूझ के बोलूंगा, है ना बेटा। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको पहले बता दूंगा, इसको एक बार दोबारा घर पे बैठ के सुनना। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, क्या सर ये सब जरूरी है क्या? उस पर बात करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा सोचा करता था इनकी क्या जरूरत है, जब मैंने शुरू शुरू में पढ़ाना चालू करा था तो मुझे ऐसा लगता था कि इनकी क्या जरूरत है, क्यों पढ़ाते हैं अपन ये सब लोग, क्या जरूरत है इन सबको बारे में। हाँ, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सचमुच में आईआईटी में कई बार ऐसे इतने बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, और आईआईटी में क्या जेईई मेंस में आता है सब, ठीक है। और जब वर्ड आता है ना को प्राइम नंबर, तो आदमी का मुंह फूल जाता है कि यार देखा देखा तो है, पक्का रटा हुआ नहीं है, बस वहां पे गलती हो जाती है। तो इसलिए चीजें रटनी है, मतलब याद करनी है कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर याद रखना, natural numbers having HCF 1 are co-prime number। बस इतनी सी बात बतानी है मेरे को आपको, जिनका HCF 1 हो, ठीक है। टू नेचुरल नंबर्स, है ना, और ज्यादा बेटर लिख दिया, टू नेचुरल नंबर्स हैविंग, है ना, HCF इक्वल टू 1। अच्छा, HCF इक्वल टू 1। अब जैसे क्या होता है सर, HCF क्या चीज है?
HCF का मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ना बिल्कुल प्यार भरी भाषा में, तो HCF का मतलब आप सभी मेरे को बताओगे कि HCF का मतलब होता है, हाँ हाँ, HCF का मतलब होता है, हाँ हाँ, क्या मतलब होता है HCF का? HCF का मतलब होता है, हाँ हाँ हाँ, HCF का क्या मतलब होता है? हम्म, HCF का क्या मतलब? कॉमन लेना, तनिष्क, ठीक है। हाँ, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों के लिए होता है यार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, कॉमन लेना, कॉमन लेना। ये क्या चीज आ गई? अरे हाँ, यही तो है बेसिकली। मैथ्स को क्यों डिफिकल्ट करना है यार? मैथ्स इतनी लड्डू चीज है, इसको क्यों डिफिकल्ट करना? कॉमन लेना, दैट्स इट। HCF मतलब कॉमन लेना। जैसे क्या? जैसे मान लीजिए किसी ने कहा HCF ऑफ 4,7, ठीक है, तो मुझे पता है 4 और 7 में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन आएगा। अगर किसी ने कहा HCF, है ना, HCF, ठीक है, HCF है ना, अगर किसी ने कहा HCF, सर अगर किसी ने कहा होता है HCF ऑफ 4,8, तो इन दोनों कॉमन क्या था? 4, खत्म, ठीक है, ऐसा, हाँ, खत्म, इतना सिंपल है। क्यों नहीं होगा? ये M कब हो जाता है बेटा? M कैसे बन जाता है ये मेरे से? ठीक है, पता ही नहीं है। HCF का मतलब 4,8 मतलब कॉमन लेना। अगर किसी ने पूछा होता HCF बताइए सर 4, 8 और 9 का, इनका HCF, तो मुझे पता है 4, 8, 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वापस से HCF 1 हो गया। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, हमें हमेशा 2 के बारे में बात करनी है, तो ये तो हमारे लिए हुआ ही नहीं ना, तो ये तो हमारे लिए काम का ही नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये कि क्योंकि इसका HCF 1 आया, इसका मतलब मैं समझूंगा 4 एंड 7 आर को प्राइम नंबर, इतना सिंपल है। जबकि यहां पे बोलेंगे कि 4 एंड 8 आर नॉट को प्राइम नंबर। तो याद रखना, को प्राइम नंबर कोई एक नंबर नहीं होता, ये हमेशा कोई 2 नंबर होते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, ओके। अब देखिए, किसी ने मेरे को बोला कि सर कोई भी 2 नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं क्या वो कोप्राइम नंबर होते हैं? यस, एनी टू। रिमार्क है, रिमार्क बहुत ही काम की चीज है। रिमार्क क्या कहता है? रिमार्क कहता है कि एनी टू, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर कोप्राइम नंबर्स। कोई भी दुनिया के 2 नंबर जो भी लगातार आ रहे हो ना, वो सब क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे लगातार वाले। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा HCF बताइए 4,5 का, तो 4 और 5 में क्या कॉमन है? नथिंग। अच्छा, किसी ने कहा HCF बताइए 5,6 का, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1, तो इन सब का HCF 1 है। दुनिया का कोई भी 2 नंबर उठा लो यार, कोई भी 2 जिसका आपका मन कर जाए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 26, 27, 26, 27 में क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं, एक, सबका S7 है, तो सारे जितने भी नंबर हैं वो सब के सब, कोई भी 2 लगातार आने वाले नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, पेयर ऑफ प्राइम कह सकते हैं, ठीक है, यहां तक। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर एनसीईआरटी पूरी नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है, पूरी एनसीईआरटी कराएंगे सब, सब बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा अंदाजा यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी कैसा है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये समझ लिया हो तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अब हमारे लिए पॉइंट नंबर आया 10, 9 तक हो गया था क्या? 8 के बाद 9, ठीक है। 9 नंबर के पॉइंट पे आता है 9वां पॉइंट। 9वें पॉइंट का नाम है ट्विन प्राइम नंबर। फटाफट से, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब ये ट्विन प्राइम नंबर है, रुद्रेश मैं ये बात का जवाब पहले दे चुका हूं, है ना, ठीक है। देखो आप, आपके सामने आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, है ना। अच्छा, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या कहता है? ट्विन प्राइम नंबर कब होता है ना? एनी टू नेचुरल नंबर्स, एनी टू नेचुरल नेचुरल नंबर्स विद डिफरेंस इज इक्वल टू 2, डिफरेंस इज इक्वल टू 2। कोई भी दुनिया के कोई भी ऐसे 2 नंबर्स, ठीक है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स, दुनिया के कोई भी ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस जो हो वो 2 हो जाए, है ना, 2। अच्छा, इसमें भी एक चीज और, इसमें एक छोटा सा संशोधन करना है, ठीक है। संशोधन क्या करना है? मैं चाहता हूं कि आप उल्टा ऐसे ही लिखें जैसा मैंने लिखा,
ये नेचुरल नंबर को लिख करके काटना है, इस जगह लिखना है प्राइम नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं होते, ट्विन प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज प्राइम नंबर्स। एग्जैक्टली, मिशेल ने एकदम सही वर्ड बोला है। ठीक है, कोई भी दुनिया के दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2, जैसे कौन से ऐसे नंबर है सर, जैसे मैंने आपके सामने बोला 3,5, इन दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस कितना है, 2 है। देखो आप, ऐसे एक और प्राइम नंबर है जिसका नाम है 5,7, देखो डिफरेंस 2 आएगा। जैसे अगला आ गया 11,13, इनका डिफरेंस 2 है। अगला 17,19, उम्मीद है सबको पता होगा। तो ये सारे के सारे है ना, सब समझ आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गया। हाँ, मैं थोड़ा इनका मुश्किल है हिंदी में नाम, ठीक है, लेकिन आप इनको ट्विन प्राइम नंबर लिख लेना। क्यों? क्योंकि है ना, मैं फिर बता देता हूँ, इसको आप इंग्लिश में लिखना, कारण बताता हूँ। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी है ना, तो आप परेशान मत हो ना कि इनके नाम में क्या डिफरेंस है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल करके आप लिख देना बाद में। अभी तो आप नोट्स तो हिंदी इंग्लिश में बना लो। ठीक है, एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्त होता है, सबको पता होगा। ठीक है, तो वहां तक भी कोई पंगा नहीं है। डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच का अंतर, मैं वो हिंदी में बोल भी रहा हूँ वैसे। ठीक है, तो वो तो गूगल लास्ट में कर लेना, पहले नोट्स बना लो सारे के सारे, कहीं तकलीफ आएगी तो फिर देख लेंगे अपन, है ना। ऐसा क्या, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, नहीं 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 नहीं, नेचुरल नंबर होते तो मैं लेता ऑड, लेकिन प्राइम नंबर चाहिए थे मुझे ना। आई थिंक बात समझ में आ जाएगी। अब क्या है क्वेश्चन, यूज क्या है इसका, देखो कितनी, अब शोहम आप बोल रहे हैं इसका यूज क्या, मैंने इस बात का जवाब दिया था किसी टाइम पे। मैंने भी ये सोचा था इनका करना क्या है यार, क्यों पढ़ाते हैं बिना बात के 11th वालों के लिए। अरे सरदर्द हो गया मेरा, सरदर्द हो गया, सरदर्द। मेंस में पता चलता है हर पेपर में एक आधी जगह पे कहीं कोई ट्विन प्राइम नंबर बोलता है, कहीं को प्राइम बोलता है। क्वेश्चन को जब भी मुश्किल करना होता है साले ये चिपका देते थे। तो फिर क्या, धीरे धीरे याद ही कराना पड़ गया बच्चों को कि नहीं इन्हें याद करा दो भाई। ठीक है, तो मैं इसीलिए फिर बोल देता हूँ, है ना। तो आप में से किसी को, हाँ, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, वेरी गुड अशफ, क्लास। अब मेरे को ये नहीं पता जुड़वा अपने आप में बराबर शब्द है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता, बाकी मेरे हिसाब से ट्विन प्राइम नंबर ऐसे ही कुछ होता होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 10, एंड दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना रैशनल नंबर, तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोगों ने 8th में पढ़ी है यार। टेस्ट क्यों नहीं होगा रोहित, क्यों नहीं होगा। अब रैशनल नंबर क्या कहता है, रैशनल नंबर का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, इफ पी एंड क्यू आर टू इंटीजर्स in the form of p by q, ठीक है, बिलोंग या सेमीकोलन, q is not equal to 0, then p by q is rational number। ये हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा है। if p and q are two integers such that, ठीक है, they are in the form of p by q where q is not equal to 0, then p by q is rational number। ये हम जो पढ़ा था ना, ये हम लोगों की पहली डेफिनेशन थी 8वीं क्लास में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, याद रखना, रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। ऐसे थोड़ा मैं उसको और खतरनाक से बना दूं, ठीक है, खतरनाक बनाने के लिए ये उठा रहा हूं मैं। ठीक है, कैपिटल क्यू, ये क्यू से दिखाते हैं, याद रखना, रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, है ना। सी पॉइंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, irrational numbers, ठीक है, those who are not rational, ठीक है, those who are not rational and it is represented by q के ऊपर ऐसा डैश, है ना, q के ऊपर ऐसा डैश, बहुत ही काम की चीज, रैशनल एंड इरेशनल। फटाफट से चलते हैं, क्या बात चल रही है, जबरदस्त चल रहा है, महेश समझ में आ गया। इस बच्चे का नाम साला मेरे ही नाम पे आ गया, ठीक है। गुड है, चलो बढ़िया। अमन, आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई है ना। पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर नहीं, पी एन क्यू आर इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, ठीक है। एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज, है ना। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट। ये हमने जो भी पढ़ा ना, ये सब हमने 8th क्लास तक पढ़ा था। अब अपन थोड़ा 11th क्लास की डेफिनेशन में चलते हैं। डी पॉइंट क्या कहता है, डी पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। डी पॉइंट कहता है क्या, कि
after solving P by Q, if number coming in decimal form, then check digits, after decimal, then check digits after decimal, डेसिमल की बाद की डिजिट्स चेक करो, देन चेक डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, फर्स्ट इफ डिजिट्स आर रिपीटेटिंग, ठीक है, देन इट इज क्यू। जैसे 2.333333 अप टू इन्फिनिट, ऐसा, क्योंकि देख रहा होगा पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद का जो भी नंबर है वो रिपीट कर गया। ठीक है, रिपीट कर रहा है, रिपीट देख क्या होगा, बहुत क्लियर कि चीजें रिपीट कर रही है, इसलिए ये रैशनल नंबर में आ गया। ठीक है, इफ डिजिट्स, ठीक है, आफ्टर डेसिमल आर लिमिटेड, ठीक है, देन इसी चीज को है ना ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, लिमिटेड की जगह कुछ लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, इफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर टर्मिनेटिंग माने खत्म होती हुई, लिमिटेड है ना। जैसे किसी ने दिया, क्या नंबर दे दिया, जैसे किसी ने दिया 2.345, बस इतना से दे दिया, तो हमें पता चला कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट चढ़े, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चढ़े, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, इसे ऐसा लिख देते हैं अपन लोग, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, हाँ या ना, बस फिर खत्म हो गया। अगर डेसिमल के बाद जो है वो 3 डिजिट के बाद मामला खत्म हो गया, देन इट इज ऑल्सो क्यू, तब भी ये क्यू में गिरेगा। रिपीट करेगा तो भी क्यू में गिरेगा, अगर बाय द वे खत्म हो जाएगा तब भी क्यू में गिरेगा, अगर रिपीट करेगा तो भी क्यू में गिरेगा, अगर खत्म हो जाएगा तब भी क्यू में गिरेगा, माने रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा अब काम की बात नंबर नेक्स्ट, इफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर, ठीक है, इस चीज को यहां पे पैक कर दें। ठीक है, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, then it is Q डैश, तब ये रैशनल नंबर में जाएगा। जैसे कैसे, मान लीजिए किसी ने ऐसा लिख दिया होता 2.345 डैश, तो हम समझ जाते हैं डैश का मतलब ये आता ही रहेगा। दूसरी बात ये कि ये अलग अलग नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगला डिजिट और डिफरेंट होगा। मैंने मैं रिपीटेशन नहीं बताया मैंने, अगर रिपीटेशन सामने वाला नहीं बता रहा है और डैश करके छोड़ गया, इसका मतलब चीजें ना तो खत्म हो रही है ना रिपीटेशन हो रहा है, नाइदर रिपीटेटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, तो उस केस में ये क्यू डैश में जाके गिरेगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? नाइदर रिपीटेटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, है ना। मैं एक एक चीज पढ़ देता हूं, देन चेक डिजिट आफ्टर डेसिमल, इफ डिजिट्स आर, ठीक है, रिपीटेटिंग, देन इट इज क्यू। फिर मैंने नंबर कौन सा बताया, 2.333, ये रिपीट कर रहे हैं पीछे के नंबर, तो हम उस केस में इसे किसमें, क्यू में घेरेंगे। अगर बाय द वे डेसिमल के बाद के नंबर, इफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर लिमिटेड या टर्मिनेटिंग हो रहे हो, जैसे इसमें 3 ही नंबर हैं, उसके बाद बंद हो गया मामला, तो भी क्यू में गिरेगा। अगर किसी ने कह दिया कि नहीं साहब डैश, तो हम समझ जाएंगे ये क्यू डैश में गिरेगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पहली चीज जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये डी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है वो सुनो आप। नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट ई पे आते हैं। ठीक है, पाई एंड ई आर 2 स्पेशल इरेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, पाई एंड ई आर 2 स्पेशल इरेशनल नंबर, ध्यान से समझ लेना, पाई एंड ई आर 2 स्पेशल इरेशनल नंबर।
ठीक है, अब जैसे इसमें ध्यान रखना है वैसे तो, है ना, कि पाई की जो वैल्यू होती है वो तकरीबन जो होती है वो ऑलमोस्ट 3.141, ठीक है, 59265359 ऐसा कुछ होती है शायद, अगर मैं जहाँ तक मुझे याद है ऐसी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पाई जो होती है वो ऑलमोस्ट इतनी होती है। अच्छा, मेरा दंतकाल यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन हम इतना लंबा याद नहीं रखेंगे, हम सिर्फ इतना से याद रखेंगे। हमारा काम हमारा काम आईटी निकालना है। ठीक है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी वैल्यू 3.14 होती है, बस, ज़्यादा 3.141, बस इतना सा दिमाग में रखना है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक इतने से में काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर, ये सब रटना है, याद रखना है। 11th मतलब रट्टा, जैसे पाई/2 1.57 के आसपास, इसका आधा कर दो। आपको एक और चीज की भी जरूरत पड़ सकती है, वो है पाई², दैट इज समवेयर 9.86। ये भी ध्यान रख लेना, छोटी छोटी बातें जो बेसिक में आती है, खटखट गिरती हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, है ना, ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब चलते हैं अपन आगे, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एफ, पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। ठीक है, पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। हाँ, हम लोग फिजिक्स में 22/7 बोलेंगे, चलेगा। 22/7 बोलेंगे, मस्त चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम एक्चुअली में जानते हुए बोलेंगे, ये आईआईटी ने इस पे क्वेश्चन बना दिया, इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन दिया शायद कुछ आज से 3-4 साल पहले, जिसके अंदर उसने एक ऑप्शन में पाई दिया और एक ऑप्शन में 22/7 दिया। क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर 22/7 आ रहा था, तो लोगों ने 22/7 और पाई दोनों पर टिक कर दिया। लेकिन उस बच्चे ने नहीं करा जिसे पता था कि आंसर अगर 22/7 आ रहा है तो इसे पाई मत बोलो आप। हाँ, तो 22/7 22/7 ही होता है, याद रखना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आई मस्ट से, ये रिमार्क है। मैं इसको ऐसे ऐसा ना लिख के रिमार्क के तौर पे लिखूंगा। ठीक है, इस चीज को रिमार्क के तौर पे लिखते हैं अपन, है ना। बहुत ध्यान से एक एक चीज को नोट डाउन करना बेटा, ये रिमार्क है। और रिमार्क क्या कहता है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड रिमार्क कहता है, ठीक है, पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, बट 22/7 इज रैशनल नंबर, बट इट इज रैशनल नंबर। बहुत काम की बात है, बहुत काम की चीज है ना, मेरा जहां तक ख्याल है यहाँ पे भी। ठीक है, अब मेरा जहां तक ख्याल है अशरफ, यहाँ तक की बात अपने को समझ में आ रही होगी। ये सब हम ये मान के चलते हैं 10th में आपने ये सब सुना था। अब भले अपन ने नहीं सुना हो, कोई तकलीफ नहीं है, अपन ने आज सुना दिया, इसको रट्टे लगाने अपने आगे चलते रहेंगे, अपन क्यों पीछे रुकेंगे। हमने सुन लिया ना, अब हमें याद है। ठीक है, अब मेरा दादा, अब में सभी को याद होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, एफ, रिमेंबर अ सीरीज। एक सीरीज बता रहा हूं आपको, वो है e⁻x। ये अपन 12वीं में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अब मैं आगे की चीज अभी बता रहा हूँ, है ना। e⁻x जो होता है ना, वो होता है 1/x/1 प्लस x²/2 प्लस x³ ठीक है, प्लस x⁴/4 एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे। अब मैं इसमें यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। ठीक है, हेयर जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना 1 तो इसका मतलब होता है सिर्फ 1। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना 2 तो इसका मतलब होता है 2 × 1 मतलब 2। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना 3 तो इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1 मतलब 6। जब मैं बोल रहा होता ना 4 तो इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 24 एंड सो ऑन। समझ गए होंगे आप कि इसका क्या मतलब होता है, मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आई आपको, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, है ना। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप में से कईयों को समझ में आ जाएगा e⁻x का मतलब ये होता है, ये आने वाले टाइम में सर पढ़ाएंगे। और ये 1 जो अभी 11th के स्टूडेंट है, मतलब जो अभी करंटली 11th में है, आए हैं, उनके लिए बता रहा हूं, है ना। अब इसमें आप क्या करो, इसमें आप x की जगह e रख दो। सुना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें आप x की जगह पे 1 रख दो। अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो ये e हो जाएगा, e⁻1। तो x की ये e बन जाएगा, ये पास वाला बन जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/3 माने 6 प्लस 1/4 माने 24 एंड सो ऑन चलती रहेगी गाड़ी।
समझ रहे हैं आप, ये ई है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक ऑलमोस्ट एक आइडिया देता हूं, ठीक है। ई की ऑलमोस्ट वैल्यू 2.718 ऐसा कुछ आ जाएगी। ये आपको इतना ही याद रखना है, आपको तो ई की वैल्यू 2.7 ही याद रखनी है। एफ वाला समझा दीजिए। मैंने कहा रिमेंबर ए सीरीज, है ना, ये एक सीरीज है जो आपको याद रखनी है अभी। ये अभी आप 12वीं में पढ़ेंगे, 12th में, ना 12th में आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे। जब आप 12th में आएंगे ना तब पढ़ेंगे। ये 11th के लिए चल रहा है, जो भी चल रहा है कि एक 11th का बच्चा जो भी 10th का एग्जामिनेशन दिया है, खाली बैठा है, 11th की तैयारी करना चालू कर रहा है, उसको 11th में ये सब पता होना चाहिए कि हम मान के चलते हैं ये सब हमने कहीं कहीं ओलंपियाड या छोटी मोटी तैयारियों के दौरान सुना है। मान लो आपने नहीं सुना, हम तो ये मैं ये मानता हूं आपने नहीं सुना, मैं तो ये मानता हूं, देखो, है ना, कि आपने सुना ही नहीं है, ठीक है ना, तब आपको ये सब पता होना चाहिए, है ना। हमको बस इसलिए क्योंकि हमारे पास में दो स्पेशल इरेशनल नंबर में ई का नाम आता है, इसलिए हम लोग ई याद रखते हैं, ठीक है। तो हमको सिर्फ याद रखना है ना, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये एक 12वीं की सीरीज है। आप में से किसी ने पूछा था ई क्या है, तो मैंने ई का पूरा वैल्यू लिख दिया है, पूरा कि आया कहां से, इसका पुराना हिस्ट्री लिख दिया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो एक 11th का है ना, बस उसको सिर्फ ये याद रखना है ना। ये कहां तक जाता है, इन्फाइनाइट तक जाता है, इन्फाइनाइट तक, ये खत्म ही नहीं होता है, एंडलेस है, एंडलेस, क्योंकि एंडलेस है, खत्म नहीं होता, इसीलिए क्योंकि टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए क्यू डैश में जाके गिरा, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, पाई की वैल्यू भी एंडलेस है। कहते हैं जब पाई की वैल्यू निकाली गई थी ना, तो पाई की वैल्यू निकालने के दौरान जैसे ग्रीक लोग इसका वो लेते हैं नॉर्मली श्रेय कि हमने बताया पाई। एक्चुअल में तो पाई बहुत सारी जगह पे पहले से अवेलेबल था, लेकिन जो पाई की वैल्यू जो निकाली गई थी उस समय पे मतलब जो सुकरात थे, उनके जो शिष्य थे, शायद मेरा नाम गलत, प्लूटो करके कोई, ठीक है, तो उन्होंने जब इसकी वैल्यू निकालनी चालू कर दी तो उस समय पे जमीन पे लिखा करते थे चौक उससे कोयले से। वो लिखते लिखते रूम से डिवाइड करते गए, 22/7 जैसा कुछ डिवाइड करा और पता चला वो बाहर चले गए, ठीक है। तो एक्यूरेट वैल्यू किसी की भी नहीं पता हमें, है ना, हमें सिर्फ एक आइडिया रखना है, हमें सिर्फ आइडिया रखना है। हम 11th आईआईटी में सिर्फ आईआईटी के लायक पढ़ने आए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है आगे पीछे कितनी दूर तक जाती है चीजें। बेसिकली ये एक सीरीज है, इस सीरीज में मैंने आपको बता दिया किसका क्या मतलब है, बस उसमें एक्स की जगह 1 रखो, आपके सीरीज आ जाएगी। इसको जिस दिन आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, जिस दिन आप इसे सॉल्व करोगे ना ये आ जाएगा, जिस दिन आप इस सीरीज को सॉल्व करोगे, जिस दिन, जैसे 1/2 का मतलब 0.5, 1/6 का मतलब तकरीबन 0.125 ऐसा कुछ के आसपास आ जाएगा। तो जैसे दिन आप करते हो होता जाएगा। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको पकड़ में आ गई होगी कि क्या चीज़ है ना। तो ये तो वे अब अगला पॉइंट है, हमारा पॉइंट आ गया एफ के बाद जी पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर ऑफ किसी भी प्राइम नंबर का जब भी आप अंडर लोगे ना, ठीक है, तो वो आपको हमेशा इरेशनल नंबर देगा। जैसे क्या, जैसे √2, ठीक है, जैसे √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर है। दैट्स इट, इतना सिंपल, ठीक है। तो मेरा ज्यादा क्या है, यहां तक की बात थोड़ा थोड़ा क्लिक कर जाएगा कि हाँ किसके बारे में क्या है ना, ज्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं है, पता सब रखना है, और जितना पता उतना याद होना चाहिए, उतना याद रखना है आपको। अगर आपको याद रह गया तो फिर तो आपकी जीत ही जीत है, फिर तो आपको हारने की जगह ही नहीं कोई। तो बस आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ चीज़ों का पता रखना है। अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो आप कहीं नहीं हारोगे, ठीक है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, अब हम इरेशनल नंबर वगैरह पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है, ये भी एक रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम, डिफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन, लिख लिया। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिफरेंस और डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर, ऑफ टू डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर, डिवीजन और डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर is always a rational number, always a rational number। लिख लीजिएगा फटाफट से। जब भी आप किसी भी दो रैशनल नंबर का सम करेंगे या घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे, तो आने वाला अगर दो रैशनल नंबर है तो उनसे एक रैशनल नंबर ही मिलेगा आपको, कभी भी इससे नीचे नहीं मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, बट इन केस ऑफ, ठीक है, बट इन केस ऑफ टू इरेशनल नंबर, सम, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू irrational number may be a rational or irrational both। ठीक, कहने का मतलब क्या कि जब भी जैसे कोई भी दो नंबर जो है, जैसे कोई भी दो नंबर, आपने कोई भी दो रैशनल नंबर ढूंढे, उनको जब भी जोड़ोगे रैशनल आएगा। इसका मतलब क्या, रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल होगा। रैशनल माइनस रैशनल रैशनल देगा, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल रैशनल देगा, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल एक रैशनल देगा। आई थिंक यहां तक की बात तो पकड़ में आती है खटखट। लेकिन अगर भाई देखो आपने एक इरेशनल में इरेशनल जोड़ा, या फिर आपने घटाया, या फिर प्रोडक्ट किया, डिवाइड किया, तो ये इस तरफ का आंसर जो है वो रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी पासे पे जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका, कोई भरोसा नहीं है। कैसे 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 जरा बताइए सर। वो बताता हूँ, रुको रुको रुको, सब बताता हूँ वो सब बताता हूँ। पहले आप यहां तक लिख लेना फटाफट से, ठीक है, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, सम, डिफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल नंबर। लिख लो भाई, सब काम की बातें हैं। ठीक है, ताकि ये एक्चुअली क्या सरदर्द होता है, सरदर्द है ये एक्चुअल में हम लोगों के लिए सरदर्द है। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ये तो आपको आता है। अब ये आपको आता ही नहीं था यार, क्या करें अब उसके लिए? अब ऐसा कब तक आपको कोसेंगे? नहीं कोसना आपको, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि साहब ये ऐसा होता है, अब आप याद कर लो, ताकि आप में से किसी के सामने ये सिचुएशन नहीं आए कि यार मैंने तो ये सब सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं सुना, आज सुन लिया, किसी ने हो सकता है 3 साल पहले सुन लिया होगा, लेकिन एग्जाम तो 2 साल बाद या 1 साल बाद है ना बेटा। अल्टीमेटली तो वहां पहुंचने से पहले तो दोनों ने ही सुन लिया ना, किसी ने 4 साल पहले सुन लिया, किसी ने 1 साल पहले सुना तो आपने उल्टा ज्यादा ताजा सुना है, तो आपको ज्यादा बेहतर। और उन्होंने हो सकता है कहीं और सुना हो, किसी और टीचर सुना हो, या और बेटर टीचर से सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा वैल्यूबल है ना। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब ये क्या चीज है वो समझाता हूँ, सुनो आप जरा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 + √3, तो आपको पता होना चाहिए 2 + √3 में 2 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे आप इन्हें जोड़ोगे ना, ये आंसर इरेशनल दे देगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो है ये इट इज इरेशनल नंबर। तो पहला एग्जांपल तो ये रहा। दूसरा, मान लीजिए किसी ने कहा 2 - √3 क्या होगा। 2 - √3 ऑब्वियस सी बात है, ये एक रैशनल है, ये एक इरेशनल है। रैशनल में से इरेशनल घटाओगे, इरेशनल आ रहा है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, अगर देखा जाए तो किसी ने तीसरी बात पूछी कि अगर बाय द वे 2 × √3 कर दिया होता तो इसका मतलब ये कि एक रैशनल है, ये एक रैशनल है। रैशनल रैशनल जब भी भिड़ेंगे एक इरेशनल ही जन्म लेगा, तो इसका मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर है। सही है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, और सर अगर बाय द वे किसी ने अगर सपोज करो 2/√3 कर दिया होता, तो मैंने कहा 2/√3 कर दिया होता तो भी एक रैशनल नंबर ही आता। तो रैशनल रैशनल से तो हर बार ये होगा। अच्छा, अब सपोज करो कि किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि सर अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2 इरेशनल नंबर ले आऊं तो 2 इरेशनल नंबर, मान लो किसी ने कहा दिया ऐसा, अब जोड़ के दिखाओ सर। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 2 + √3, ठीक है, प्लस √5। सर आपने अभी भी कहा था मुझको कि ये एक इरेशनल नंबर है। कौन सा? ये सर 2 + √3, ये अपने आप में हमने कहा था सर एक इरेशनल नंबर है, और √5 भी एक इरेशनल नंबर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो सर एक इरेशनल ही आएगा ना सर। तो इसका मतलब इरेशनल आ रहा है, लेकिन आपने तो कहा था ये रैशनल भी हो सकता है। मैंने कहा रुको भाई रुको, अगर मान लीजिए मैंने कहा होता 2 + √3 में हम जोड़ लेते हैं 2 - √3 को, सही है,
तो आपको पता होगा ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। जोड़ो जरा, जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा, जोड़ते ही ये दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 4, और 4 एक रैशनल नंबर है। इसका अंदर इरेशनल प्लस इरेशनल रैशनल दे सकता है। हो, इसका मतलब सही बात है, शाबाद, सही बोल रहे हैं एकदम। मेरा नाम क्या है, सबको समझ में आ गया। कुमकुम कहते हैं व्हाट अबाउट जीरो। व्हाट अबाउट जीरो मींस एक्चुअल में आप जीरो को किसी से, अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट देखो, बच्चे की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी सी, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने एक बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट ढूंढा है, बड़ा क्लासिक सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि इसका तोड़ देखिए सर आप, इस चीज को, इसको ये टूट रहा है सर, ये भ्रम टूट रहा है सर हमारा, यहाँ पे एक रैशनल और रैशनल में आंसर रैशनल नहीं आएगा। तो ये एक रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिमार्क, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड irrational may be a rational number, मे बी अ रैशनल नंबर। इस चीज को अपन थोड़ा और पीछे ले लेते हैं, ठीक है। मे बी अ रैशनल नंबर इफ रैशनल नंबर इज 0। आहा, बड़े ध्यान से सुनना। अब प्रोडक्ट के साथ में डिवीजन को भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब जरा समझना, जरा कैसे 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 केस को देखना। मान लीजिए सर हमने 0 मल्टीप्लाइड बाई √3 करा होता, तो 0 तो सर एक रैशनल नंबर है सर, हाँ, और √3 अपने आप में रैशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट के साथ में आंसर क्या आ रहा है, 0 मल्टीप्लाइड बाई √3 0, तो इसका मतलब आंसर तो रैशनल आ रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट के टाइम पे लफड़ा हो सकता है, डिवाइड के टाइम पे भी लफड़ा हो सकता है। जैसे किसी ने 0 बाई √3 कर दिया होता तो आंसर 0 आ रहा था। इसका मतलब 0 एकलौती ऐसी चीज है, 0 ऐसी चीज है जहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इस जगह पर आप अपने जवाब को बहुत संभाल के देना कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज नॉर्मली इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल की गुणा से एक इरेशनल ही आता है। इरेशनल अगर घुस गया तो इरेशनल ही लाएगा, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम हो सकती है, अगर रैशनल 0 है तब लफड़ा होगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर 10th वीक है तो क्या करें, कुछ नहीं, 11th से स्ट्रॉन्ग कर लो, पीछे का जाने दो, दिमाग में मत रखो, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ते ही √3 कट जाएगा ना बेटा, तो अपने आंसर 4 आ रहा है। 4 तो एक रैशनल नंबर है ना, लेकिन ये रैशनल है और ये रैशनल है। आई थिंक बात समझ में आ गई यहां तक की बात। अब ध्यान रखना, लेकिन याद रखना, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, लेकिन इरेशनल तो नॉर्मली होता ही है। रैशनल तभी हो सकता है जब एक जना 0 हो जाए, बस ये एक थोड़ा स्टब्ड है। तो मेरा जानना क्या है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां तक की बात आप में से सभी लोगों को पकड़ में आ गई होगी। फटाफट से सोचो कि क्या चीज ऐसी है जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फिर बताना, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ रैशनल प्लस रैशनल क्या होता है। तब मेरे को समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ पकड़ में आया। पहले फटाफट से बताओ रैशनल प्लस रैशनल क्या होता है। ओके, अब एक सेकंड, पहले यहां तक की बात समझ में आएगी। रैशनल प्लस रैशनल क्या होता है, फटाफट से बताओ रैशनल प्लस रैशनल क्या होता है। गुड। हाँ, आया, कुछ और दिमाग में आ रहा है। रैशनल प्लस रैशनल क्या होता है। रैशनल, ये बात जवाब सही है। रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। रैशनल माइनस रैशनल, बिल्कुल सही जवाब, रैशनल होता है। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल क्या होता है, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल क्या होता है, तो जवाब है रैशनल होता है। रैशनल डिवाइड बाय रैशनल क्या होता है, तो जवाब है रैशनल होता है। अच्छा अब आते हैं इरेशनल और रैशनल पे। इरेशनल पे इरेशनल प्लस इरेशनल क्या देता है, तो याद रखना इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, ठीक है ना। ये चारों के चारों ऑपरेशन रैशनल भी दे सकते हैं और इरेशनल भी दे सकते हैं। ध्यान रखना, रैशनल होगा तो रैशनल ही देगा, लेकिन इरेशनल होंगे दोनों पार्टीज तो रैशनल भी आंसर आ सकता है, इरेशनल भी आंसर आ सकता है। अगर दोनों पार्टीज इरेशनल हैं तो रैशनल आंसर भी आ सकता है और इरेशनल आंसर भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा
अगर बाय द वे एक पार्टी रैशनल और दूसरी पार्टी इरेशनल है ना, अगर बाय द वे एक पार्टी रैशनल और दूसरी पार्टी इरेशनल है, क्या बोला मैंने, एक पार्टी रैशनल और दूसरी पार्टी इरेशनल है, ठीक है, कहां चला गया हमारा प्यारा सा, हाँ भाई, इस पॉइंट को समझना है ना, क्या बोला मैंने, अगर एक पार्टी रैशनल और एक पार्टी इरेशनल है तो क्या क्या होता है, देखो, एक रैशनल में एक इरेशनल जुड़ सकता है, एक रैशनल में एक इरेशनल घट सकता है, एक रैशनल में एक इरेशनल गुणा हो सकता है, एक रैशनल में एक इरेशनल भाग हो सकता है, ऐसा ना, यही तो हो सकता है चार बातें। अगर बाय द वे एक रैशनल है और एक इरेशनल है, ठीक है, तो नॉर्मली जोड़ने पे आंसर इरेशनल ही आएगा, घटाओगे तब भी इरेशनल ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। नॉर्मली इरेशनल आता, लेकिन जीरो लफड़ा कर देता है, वहां पे लफड़ा है। अच्छा, एक रैशनल और एक इरेशनल है तब आंसर हमेशा हमेशा, अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है तो आंसर हमेशा रैशनल और इरेशनल दोनों पार्टीज में जा सकता है, बशर्ते कि रैशनल वाली पार्टी जीरो ना हो। तो याद रखना, इसमें ये जो लफड़े वाली बात है, नॉर्मली वैसे विनर कौन है इस पूरी कहानी का, सुनो, इस पूरी कहानी में नॉर्मली आंसर क्या होता है, तो नॉर्मली आंसर तो क्यू डैश ही होता है। लफड़ा कब हो सकता है, लफड़ा रैशनल का लफड़ा तब हो सकता है जब ये जीरो पड़ जाए, इरेशनल में रैशनल इरेशनल में लफड़ा कब हो सकता है, जब ये जीरो पड़ जाए, वरना आंसर हर बार क्यू डैश ही होता है। बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी इसे समझाने की, ठीक है, इरेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज होगा ना, ऑलवेज इरेशनल होगा, ठीक है। अब जैसे कुछ भी, आप तो इस सब के फंदे में पड़ो ही मत, क्यों, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने के बाद ये बंद कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 2 + √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 + √3, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3, अरे आपका बंद ही हो गया। चलो फिर अब इसके बाद की चीज अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है, हम कल फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, कल यहीं से पढ़ेंगे, और आपको क्या करना है, अपने नोट्स पढ़िएगा, ठीक है, मजा आएगा। मजा आएगा पक्का। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, है ना, अभी डीपीपी लोड हो जाएगी आप पे।